Assalamu alaikum everyone. Hope you all are doing well. So this is me, Muhammad Abrar, your tutor for CC 3.1. So today our topic will be heat treatment, arc welding safety, calibration, and preheat. So let's start with the heat treatment. So what is heat treatment? What do we mean by heat treatment? heat treatment means by कि हम अपना जो हमारा कोई मटीरियल है या हमारा जो वेल्ड हमने किया हो पर हम उसको हीट करते हैं बाय मींस ऑफ डिफरेंट सोर्सेज Okay. हम फंगस से करते हैं मुख्तलिफ हमारे पास सोर्सेज होते इसका मतलब ये हुआ ना कि लाइक आप हीट को यूज करते हुए अपने मटेरियल को ट्रीट करवा रहे हो, क्योर करवा रहे हो। अब वो क्यूरिंग डिफरेंट तरीकों से हो सकती है। बाज़ औक़ात आपको सिर्फ स्ट्रेसेस को रिलीज करवाना होता है, हैं राइट। बाज़ औक़ात आपको ग्रेन्स को क्योर करवाना होता है। बाज़ औक़ात आपको कहीं पे कोल्ड वर्किंग से रिलीव करवाना होता है, राइट। सो डिफरेंट हीट ट्रीटमेंट के मेथड्स हैं। ओके, सो ईच वन विल बी एप्लीकेबल अकॉर्डिंग टू द एप्लीकेशन। ओके, अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट। So heat treatment given to a particular grade of steel by a steel maker or supplier should be shown on the MTC। मटेरियल टेस्ट सर्टिफिकेट के ऊपर होता है जो मटेरियल जिस हीट ट्रीटमेंट प्रोसेस से बना होता है, एंड मे बी रेफर टू एज द सप्लाई कंडीशन। So welding inspectors may need to refer to material test certificates, so must be familiar with the terminology used and have some understanding of the principle of some of most commonly applied हीट ट्रीटमेंट्स। ओके, तो बाज़ औक़ात हमें वहाँ पे रेफर करना पड़ जाता है, तो उसके बारे में आपको प्रॉपर इंफॉर्मेशन होनी चाहिए, राइट। Welded joints may need to be subjected to heat treatment after welding, right? And task monitoring the thermal cycle, checking the heat treatment record are often delegated to welding inspector. So it is one of your duties. So first one is heat treatment of steel as rolled or hot finished। इसमें प्लेट को हॉट रोल करवाया जाता है टू फिनिश साइज, और उसके बाद उसकी कूलिंग कहाँ पे करवाई जाती है? एयर कूल। ओके, तो जिस टेम्परेचर पे रोलिंग फिनिश होती है ये डिफर करता है प्लेट टू प्लेट। सो स्ट्रेंथ और टफनेस प्रॉपर्टीज भी वेरी करेंगी, मटेरियल टू मटेरियल ये चेंज होता है। ओके, सो इसकी स्ट्रेंथ और टफनेस वेरी करेंगी एंड आर नॉट ऑप्टिमाइज्ड। सो मोस्टली इसको अप्लाई करते हैं हम रिलेटिवली थिन लो स्ट्रेंथ कार्बन स्टील्स पे। फिर थर्मोमैकेनिकल कंट्रोल प्रोसेसिंग स्टील्स आती हैं जिसमें प्रिसाइसली कंट्रोल थिकनेस रिडक्शन ड्यूरिंग हॉट रोलिंग। थिकनेस के अकॉर्डिंग जो है वो इसको हीट अप किया जाता है विद इन केयरफुली कंट्रोल टेम्परेचर रेंजेस। फाइनल रोलिंग का टेम्परेचर जो है वो भी केयरफुली कंट्रोल्ड होता है। बिकॉज यहाँ पे हम कर रहे होते हैं माइक्रो अलॉइंग एलिमेंट्स ऐड किए जाते हैं, तो इसमें स्ट्रक्चर को कंट्रोल करना इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट फैक्टर्स। relatively thin high strength low low steels and some steels with good toughness at low temperatures, जो आपकी निकल स्टील्स हैं जिन्हें हम क्रायोजेनिक स्टील्स भी कहते हैं, उन पे इस ट्रीटमेंट को अप्लाई करते हैं। देन वी हैव नॉर्मलाइजिंग का टेम्परेचर अराउंड 900 तक रहेगा। ओके, देन अलाउड टू कूल इन एयर टू एम्बिएंट टेम्परेचर। अब ये कूलिंग जो होगी, ये कूलिंग आपने किधर करनी है? एयर में। एयर में कूल करवाएंगे उसे टू एम्बिएंट टेम्परेचर। सो एम्बिएंट टेम्परेचर इज योर रूम टेम्परेचर, राइट। दैट विल ऑप्टिमाइज द स्ट्रेंथ एंड टफनेस। स्ट्रेंथ और टफनेस बढ़ जाएंगी यहाँ पे
give uniform properties from item to item for a particular grade of the steel. So इसको अप्लाई किधर करेंगे? कार्बन मैंगनीज स्टील पे और लोला स्टील्स पे. So rapid heating to soak temperature इस पे जाके 100% ऑस्टेनाइट की फॉर्मेशन होगी. एंड दिस इज सोक टेम्परेचर, और उसके बाद कूलिंग है, राइट. सो आपका फाइनल ग्रेन स्ट्रक्चर जो है वो कूलिंग पे डिपेंड होता है. आप जो भी हीट ट्रीटमेंट प्रोसेस देते हो, आप लाइक जा रहे हो ऊपर क्रिटिकल लिमिट को टच कर रहे हो या लोअर क्रिटिकल टेम्परेचर को, अब वहां से जब आप क्रिटिकल टेम्परेचर की लिमिट को टच कर लेते हो, उसके बाद से आपकी जो कूलिंग होती है वो किस तरह से करवा रहे हो. अगर बहुत ज़्यादा फास्ट कूलिंग करवाओगे तो हार्ड स्ट्रक्चर्स फॉर्म करते हैं. अगर आप मॉडरेट कूलिंग करवाओगे, मॉडरेट स्ट्रक्चर्स. अगर आप वेरी स्लो कूलिंग करवाओगे तो आपके सॉफ्ट स्ट्रक्चर्स की फॉर्मेशन होती है. ओके, यस. यानी कि सर हम रिस्ट्रिक्टेड कूलिंग करवाएंगे और रिस्ट्रिक्टेड कूलिंग करवाएंगे, पहले रिस्ट्रिक्टेड होगी. पहले रिस्ट्रिक्टेड, यस. एक खास टेम्परेचर टोटली अराउंड अराउंड 300 डिग्री सेल्सियस तक हम अनकंट्रोल्ड हीटिंग करते हैं, जी. और अराउंड 300 तक की हम अनरिस्ट्रिक्टेड, कूलिंग करते हैं. सॉरी, रिस्ट्रिक्टेड कूलिंग करेंगे. ओके. थ्री 300 तक जो कूलिंग की जाती है ना, क्रिटिकल टेम्परेचर से आप 300 तक आ जाओ तो वहां पे रिस्ट्रिक्टेड कूलिंग होगी. उससे नीचे जी. 300 से नीचे जब आपने आना है तो वहां पे जाके अनरिस्ट्रिक्टेड करवा सकते हो. ओके 300 तक हमने रिस्ट्रिक्टेड. जी. Then quench and tempered. So quench and tempered, normally we heat the steel to 900 डिग्री सेल्सियस. उसके बाद उसे क्विकली क्वेंच करवा दिया जाता है वाटर या ऑयल में. सो आफ्टर क्वेंचिंग टेम्परिंग की जाती है उसकी डक्टिलिटी को इम्प्रूव करने के लिए. जो हार्ड स्ट्रक्चर्स की फॉर्मेशन होती है उसको थोड़ा डक्टाइल बनाने के लिए क्या किया जाता है? टेम्पर किया जाता है, राइट. सो फर्स्ट क्वेंचिंग साइकिल में आपने 900 डिग्री सेल्सियस तक लाइक उसको हीट किया, देन यहाँ पे सोक करवाया, उसके बाद फास्ट कूलिंग करवा दी. Then damping cycle, again it will go up, okay, and then ये टेम्परिंग साइकिल चलेगा, एंड देन उसकी स्लो कूलिंग करवा दी जाएगी. पहले उसने क्लेंजिंग में फास्ट कूलिंग क्यों की? पहले स्ट्रेंथ के लिए है ना, ये बेसिकली हम स्ट्रेंथ के लिए करवाते हैं, बट ऑब्वियसली स्ट्रेंथ अचीव करते हुए फॉर्मेशन हो जाती है हार्ड स्ट्रक्चर्स की, तो उसको थोड़ा डक्टाइल करने के लिए इसीलिए टेम्परिंग करवाई जाती है. नॉर्मली ये जो आपकी गरारियां वगैरह या गियर्स बनते हैं उन पे ये क्वेंचिंग टेम्परिंग होती है. ओके. देन वी हैव सॉल्यूशन एनीलिंग. सॉल्यूशन एनीलिंग, इसमें आपने अराउंड 1100 डिग्री सेल्सियस तक टेम्परेचर को लेके जाना होता है, और उसके बाद फाइनल कूलिंग विल डिसाइड कि कहाँ पे जाके आपकी रोलिंग स्टे करेगी, राइट. सो ये जो है आपको ये लाइन नज़र आ रही है इस तरह से करली सी, ये रोलिंग पीरियड है. तो फर्स्ट वन अगर आप देख सकें तो ये ऑस्टेनाइट के रीजन में, सो दिस इज ऑस्टेनाइट, राइट. ये किधर जा रहा है? ऑस्टेनाइट प्लस फेराइट. सो कैन वी से दिस इज लाइक डुप्लेक्स, जी सर. राइट. सो सोल्यूशन हीट ट्रीटमेंट. सोल्यूशन हीट ट्रीटमेंट हम यूज करते हैं टू अवॉइड एनी कार्बाइड्स फॉर्मेशन. जो क्रोमियम कार्बाइड बन जाते थे ना उससे, यानी वेल डिके से बचाने के लिए ये ट्रीटमेंट ही हम स्पेसिफिकली 304 316 ग्रेड को देते हैं, यानी ऑस्टेनाइटिक स्टेनलेस स्टील को, राइट. सो वहां पे क्योंकि फॉर्मेशन हो जाती है कार्बाइड्स की, तो उससे बचने के लिए स्टील को हीट किया जाता है 1100 डिग्री सेल्सियस तक, और उसको सडन कूल करवा दिया जाता है, क्वेंच करवा दिया जाता है इन वाटर और ऑयल. ओके. So it is applied to 304 and 316. Okay.
सोल्यूशन की जो भी ट्रीटमेंट है वो अराउंड 1100 डिग्री सेल्सियस तक जा रही है। सोल्यूशन की दो ट्रीटमेंट आपको बताएंगे, एक सोल्यूशन एनीलिंग है, एक सोल्यूशन हीट ट्रीटमेंट है। सोल्यूशन एनीलिंग को इस एनीलिंग के साथ मिक्सअप नहीं करना आपने, क्योंकि ये एनीलिंग जो है ये 900 डिग्री सेल्सियस पे हो रही है, और इसमें मेंबर को कूल कहाँ पे करवा रहे हो, इन फर्नेस टू, राइट, यानी स्लो कूलिंग है इसकी, स्लो कूलिंग की वजह से, और वो भी फर्नेस में। सो इससे आपकी स्ट्रेंथ और टफनेस थोड़ी सी रिड्यूस होगी और मटेरियल की डक्टिलिटी इंप्रूव होगी। तो जब आपको नॉर्मली स्ट्रेंथ या टफनेस रेज करनी होती है तो तब आप नॉर्मलाइजिंग यूज करोगे। अगर आपको मटेरियल की डक्टिलिटी बढ़ानी है तो उसके लिए फिर एनीलिंग, राइट। सो अप्लाइड टू कार्बन मैंगनीज एंड सम लो alloy steels. Now we have PWHT. Post-weld heat treatment is a type of heat treatment that is used for stress relieving. Okay? इसको बाज़ जगह पे हम stress relieving भी कहते हैं, often referred to as stress relief, right? नॉर्मली हीटिंग रेट जो है वो डिफर कर सकता है, बट फॉर कार्बन मैंगनीज स्टील 60 to 200 डिग्री सेल्सियस पर आवर तक ये रेट रहता है। सोक टेम्परेचर कार्बन कार्बन मैंगनीज स्टील के लिए 600 डिग्री, क्रोमियम मोली के लिए 700 to 760। So this soak temperature is also known as stress relieving temperature. Okay, so keep in mind. तो सोक टाइम देना कितनी देर के लिए होता है, पर 25 mm थिकनेस पे 1 आवर तक, राइट। सो अगर आपसे क्वेश्चन कर ले कि व्हाट इज द फ्लो चार्ट ऑफ heat treatment. So this is unrestricted heating, then we have restricted heating, restricted cooling के बाद unrestricted cooling. Okay. So this is the flow chart you need to remember. First we will go unrestricted heating, restricted heating, soak time or temperature, restricted cooling, and then अनरिस्ट्रिक्टेड कूलिंग, यानी अनरिस्ट्रिक्टेड हीटिंग से स्टार्ट होके अनरिस्ट्रिक्टेड कूलिंग पे ये फ्लो चार्ट एंड होगा। क्लियर? Then chapter number 21, we have arc welding safety.
सो सेफ्टी से रिलेटेड कुछ रिस्क है, लाइक फायर एंड एक्सप्लोजन, फ्यूम एंड गैसेस, इलेक्ट्रिकल हैजर्ड्स, आई इंजरीज, स्किन बर्न्स, मैकेनिकल हैजर्ड्स, राइट। सो फायर एंड एक्सप्लोजन से बचने के लिए ये फ्लैश पैक अरेस्टर्स होते हैं, इनको यूज किया जाता है। प्रोटेक्शन देते हैं ये आपको, रिटार्डेंट शीट्स हैं। सिलेंडर्स को जब भी आपने कंपाइल करना होता है या रखना होता है, जहाँ पे स्टोरेज पोजीशन है इनकी, तो इनको हमेशा वर्टिकल डायरेक्शन में रखेंगे। अगर आप इनको हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में रखते हैं, वॉल वगैरह इसका स्नैच ऑफ हो जाता है तो रॉकेट एक्शन लॉन्च होगा, डायरेक्ट हिट है, डायरेक्ट इंजरी है। फिर साइड पे जब आप काम कर रहे हैं तो वहां पे शोला बिल्कुल भी नहीं जलाना है। लाइक आपको नहीं पता कि मे बी पॉसिबल के दूसरी लाइन से गैस आ रही हो, अगर वो फ्लेमेबल गैस है तो वहीं पे एक्सप्लोजन हो जाएगा। लीकेज वगैरह टेस्ट करने के लिए आपके पास सोप वाटर होता है। सोप वाटर को जिस वॉल पे आपको लग रहा है कि यहाँ से लीकेज है, वहां पे उस सोप वाटर को आप ऊपर अप्लाई करेंगे, और जब बुलबुले से बनने शुरू हो जाए तो वो आपको इंडिकेशन मिल जाएगी कि यहाँ पे लीकेज है। देन फ्यूम्स और गैसेस के इफेक्ट हैं। इरिटेशन ऑफ नोज, थ्रॉट, लंग्स देता है ओजोन की वजह से। इरिटेशन ऑफ नोज, थ्रॉट, लंग्स, म्यूकस रेशा बनने लग जाता है। नाइट्रस ऑक्साइड्स की वजह से डिलेड इरिटेशन है, थोड़ी देर बाद फील होगी। टॉक्सिक इफेक्ट ऑन रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट, ये आपका रेस्पिरेटरी फंक्शन जो है उसको डिस्टर्ब कर देती है। लंग्स में फ्लूइड बनता रहता है। कार्बन मोनोऑक्साइड अगर आप इसको इनहेल करते हैं तो ऑक्सीजन डेफिशिएंसी, ड्रॉजीनेस लाइक यू आर नॉट इन टू योर सेल्फ, लाइक आपको चक्कर आने शुरू हो जाते हैं। हेडेक है, नोजिया, फेटल ऑक्सीजन स्टार्वेशन, ऑक्सीजन की बहुत क्रेविंग होने लग जाएगी आपको, राइट। जी। कार्बन डाइऑक्साइड अगेन, ऑक्सीजन डेफिशिएंसी, एस्फिक्सिएशन लाइक ऑक्सीजन स्टार्वेशन। आर्गन, हीलियम, नाइट्रोजन अगेन एस्फिक्सिएशन। हाइड्रोजन एंड अदर फ्यूल गैसेस एक्सप्लोसिव है, फायर हो सकती है। और एस्फिक्सिएशन मींस डेफिशिएंसी ऑफ ऑक्सीजन। तो वेल्डिंग फ्यूम के सोर्सेज जो हैं ये सेल्फ शील्डेड कोर वायर से, कवर्ड इलेक्ट्रोड, CO2 कोड वायर से, GMA CO2 कोड वायर्स, राइट। GMA में जब आर्गन को यूज करते हैं। वेल्डिंग फ्यूम, कंपोजिशन ऑफ द फ्यूम, कंसंट्रेशन ऑफ द फ्यूम, ड्यूरेशन ऑफ एक्सपोजर। अब इसका इफेक्ट क्या होता है? रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में इरिटेशन, मेटल फ्यूम फीवर, सिस्टमिक पॉइजनिंग हो जाती है, क्रॉनिक इफेक्ट्स हैं। और इसमें कुछ फ्यूम्स इतने खतरनाक होते हैं कि वो डायरेक्ट आपको रेस्ट इन पीस करवा देंगे, और बहुत ज़्यादा टाइम भी नहीं लेते हैं। 3-4 दिन लेते हैं। जी। सो उनके बारे में अभी हम डिस्कस करते हैं। सो इसीलिए फ्यूम की मेजरमेंट वर्कशॉप में, ब्रीदिंग जोन में रेगुलर मॉनिटरिंग होनी चाहिए, रेगुलर ऑडिटिंग होनी चाहिए इसकी। फिर नॉइस एक्सपोजर से भी, इसके लिए भी एक स्पेसिफिक लेवल होता है, अगर आप उस लेवल को एक्सीड करते हो तो फिर आपको एनुअल एयरिंग टेस्ट करवाना पड़ता है। तो ये देख रहे हैं, जैसे दिस इज अ गुड थिंग टू हैपन कि यहाँ पे ये फ्यूम एक्सट्रैक्शन यूनिट लगा हुआ है, कि जो भी फ्यूम्स आ रहे हैं ये साथ साथ ही एक्सट्रैक्ट होते जा रहे हैं। रेस्पिरेशन के लिए आप ये मास्क जो है वो यूज कर सकते हैं। रेस्पिरेटरी प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट्स को यूज करें। पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट्स को, PPEs को यूज करना है आपने। OCV नॉर्मली AC के लिए 80 वोल्ट, DC के लिए 70 वोल्ट, मॉडर्न इक्विपमेंट पे 50 वोल्ट रहती है। प्लाज्मा कटिंग के लिए ओवर 100 है, और टेक के लिए ये 20,000 वोल्ट तक, बिकॉज वी हैव a high frequency, high voltage spark that would initiate the arc। फिर इंसुलेशन पुअर नहीं होनी चाहिए इस तरह से
इंसुलेशन प्रॉपर होगी, वरना इलेक्ट्रिक शॉक का खतरा होता है। अब यहाँ पे अर्थ क्लैंप नहीं लगा हुआ, तो अर्थ क्लैंप जब तक नहीं लगेगा आप तब तक वेल्डिंग स्टार्ट नहीं करवाएंगे। अब यूवी लाइट या इंफ्रारेड लाइट है तो उनकी वजह से आर्क आई या स्किन बर्न्स होने लग जाते हैं, तो प्रोटेक्टिव पर्सनल इक्विपमेंट्स यूज करें एंड चूज शेड ऑफ फिल्टर अकॉर्डिंग टू द वेल्डिंग प्रोसेस। आई इंजरीज या स्किन बर्न से बचने के लिए सेफ्टी गॉगल्स हैं, ओके, वाइजर्स हैं, एयर डिफेंडर्स होते हैं, इनको यूज करें। और फ्लेम को कभी भी अनअटेंडेड नहीं छोड़ना है। वार्निंग नोटिस आपका इंस्टॉल होना चाहिए, फायर एक्सटिंग्विशर वो करीब में आपके पास मौजूद होना चाहिए, राइट। कन्फाइंड स्पेस में काम करने के लिए सबसे पहले क्या चीज चाहिए होती है आपको? किसी भी कन्फाइंड स्पेस में काम करने के लिए क्या चीज चाहिए आपको? वर्क परमिट चाहिए पहले, और वो भी शॉर्ट टर्म के लिए आपको इशू किया जाता है, क्योंकि लाइक आप टैंक के अंदर जा रहे हो, पाइप के अंदर जा रहे हो, सीलोज होती हैं, पिट्स होती हैं, उनमें अगर आप जाके इंस्पेक्शन करते हो तो वहाँ पे ऑक्सीजन की बहुत डेफिशिएंसी होती है, राइट। और अगर हो सकता है कि उसी लाइन पे वेल्डिंग हो रही हो तो उस हीट की वजह से भी आपके लिए वहाँ पे ऑक्सीजन स्टार्वेशन हो सकती है। तो ज्यादातर इस तरह हो जाता है कि बंदे बेहोश के अंदर पड़े होते हैं, इसलिए उनको कभी भी लॉन्ग टर्म के लिए इंस्पेक्शन टाइम अलो नहीं किया जाता, राइट। डेथ भी हो जाती है पाइप के अंदर नहीं, ऐसा तो नहीं होता। हाँ, अगर ऑक्सीजन कंटेंट बिल्कुल ही नहीं है तो फिर ये है कि आप बेहोशी की हालत में जा सकते हो। अब वहां पे स्पेसिफाइड अकरेंस, हाँ, अगर ये हो जाए तो फिर पक्की डेथ होगी। फायर या एक्सप्लोजन हो जाए, लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस हो सकती है, ड्राउनिंग हो सकती है, एस्फिक्सिएशन ड्यू टू फ्री फ्लोइंग सॉलिड, लो लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस ड्यू टू हाई टेम्परेचर। तो ये अक्सर हो जाता है इधर तो गर्मी में, लाइक गर्मियाँ जब होती हैं उनमें जो टेम्परेचर होता है कितना जा रहा होता है, अराउंड यही कोई 40-50 के करीब। तो इसी में लोग जो है वो रशी खा के तो गिरने लग जाते हैं, बेहोश हो जाते हैं। तो वहां पे तो वेल्डिंग हो रही है, उसकी हीट ज्यादा होती है, तो वहां पे पॉसिबिलिटी होती है इसकी, ओके। सो चैप्टर ओपन करें तो इसके अंदर आपको इलेक्ट्रिक शॉक मिल जाएंगे। प्राइमरी वोल्टेज शॉक जो है वो 230 to 460 है। सेकेंडरी वोल्टेज शॉक 60 to 90। तो इससे बचने के लिए मॉडर्न सेट्स के अंदर आरसीडीज इंस्टॉल हैं। ये सर्किट ब्रेकर्स होते हैं कि जहाँ पे वोल्टेज ओवरफ्लो होने लगे वहां पे ये ब्रेकर जो है वो ट्रिप कर जाता है, सर्किट को ब्रेक कर देता है। यूवी लाइट, यूवी लाइट की वजह से आर्क आई, पॉसिबल स्किन कैंसर, परमानेंट आई डैमेज वगैरह हो सकते हैं। इन्फ्लेमेशन इन कॉर्निया एंड कंजक्टिवा नॉन एज आर्क आई और फ्लैश। अपॉन स्किन इसके क्या इफेक्ट होते हैं? रेडनिंग, इरिटेशन कॉज करती है ये, और एक्सट्रीम केसेस में स्किन में भी severely burned and blister will form. Reddened skin may die and flake off in a day or so. With intense, prolonged or frequent exposure, skin cancer can develop. So visible light again ये कॉर्निया के लेंस को dazzle करवा देती है। एक्सट्रीम केसेस में आपका जो ऑप्टिकली सेंसिटिव नर्व्स होती हैं वो डैमेज हो जाती हैं। इंफ्रारेड, इंफ्रारेड जो है ये बर्निंग सेंसेशन देती हैं इन द स्किन सराउंडिंग द आईज, राइट। फ्यूम्स, फ्यूम्स में बाकी फ्यूम भी काफ़ी मोहलक हैं, लेकिन जिंक और कैडमियम ये दो फ्यूम्स बहुत ज़्यादा खतरनाक है, और जिंक से भी ज़्यादा खतरनाक है कैडमियम,
कैडमियम में 5 डेज के अंदर अंदर डेथ कॉज हो सकती है, राइट। बाकी इनमें मेटल फ्यूम फीवर एक कॉमन चीज है, क्रॉनिक डिजीजेज आती हैं, राइट। आयरन डिपॉजिट हो जाता है लंग्स के अंदर। गैसेस गैसेस में आर्गन, हीलियम, कार्बन डाइऑक्साइड्स हैं, राइट। Now some degreasing compounds such as trichloroethylene and perchloroethylene can decompose from the heat जब यूवी रेडिएशन टू प्रोड्यूस टॉक्सिक गैसेस। ओजोन और नाइट्रोजन ऑक्साइड प्रोड्यूस होती हैं जब यूवी रेडिएशन हिट करती हैं एयर को। यूवी रेडिएशन जैसे ही हिट करेगी एयर को, तो उसकी वजह से ओजोन और नाइट्रोजन ऑक्साइड प्रोड्यूस होती हैं। दीज कैन कॉज हेडेक, चेस्ट पेन, इरिटेशन ऑफ आइज एंड इचनेस इन द नोज एंड थ्रोट। नॉइस के लिए क्या लेवल है कि अगर नॉइस एक्सपोजर मोर देन 85 डेसिबल है, एवरेज ओवर एन 8 आवर पीरियड, then hearing protection must be worn and annual hearing test carried out, right? कैलिब्रेशन में आपकी मशीन की जो कैलिब्रेशन है उसको हम किस तरह से चेक करते हैं? Welding equipment, those with output meters for welding parameters can be calibrated by checking the meter reading with a more accurate measuring device and adjusting the readings appropriately. Okay? अच्छा, जिनमें नहीं है equipment that does not have output meters, some power sources from MMA, MIG, cannot be calibrated, but they can be validated to see the controls are functioning properly or not. उनको सिर्फ कंट्रोल्स दे के ही वैलिडेशन दे दी जाती है कि वो कंट्रोल जो फंक्शन है वो प्रॉपर हो रहे हैं या नहीं। ओके। Then application and control of preheat. So what is main purpose of preheating? One of the main reason is to assist in removing hydrogen from the weld, right? Preheat के लिए standard कौन सा यूज होता है? BSEN 1011। और ये डिपेंड किस पे होती है प्री हीट की सिलेक्शन? कार्बन इक्विवेलेंट वैल्यू, मटेरियल की थिकनेस, आर्क एनर्जी पे, और लोएस्ट लेवल्स ऑफ डिफ्यूजिबल हाइड्रोजन रिक्वायर्ड। प्री हीटिंग करने के दो मेथड हैं, लोकल भी है और ग्लोबल भी है। लोकल में लेस एनर्जी रिक्वायर होगी लेकिन पॉसिबल स्ट्रेसेस ड्यू टू नॉन यूनिफॉर्म हीटिंग। ग्लोबल में एनर्जी ज्यादा लगेगी लेकिन यूनिफॉर्म हीटिंग होगी, एडिशनल स्ट्रेसेस नहीं आएंगी, राइट। सो दिस इज इलेक्ट्रिक ओवन और फर्नेस। पुट द होल कंपोनेंट इनटू द फर्नेस एंड हीट इट। ओके। ये क्या करेगा? यूनिफॉर्मली हीट करेगा आपके मेंबर को। क्लियर? सो इट इज बेस्ट मेथड। अगर ये पॉसिबल नहीं है तो फिर आपके पास रेजिस्टिव हीटिंग एलिमेंट है, हाई फ्रिक्वेंसी हीटिंग एलिमेंट। इनमें एक और अच्छी चीज़ ये है कि ये सिर्फ एक नैरो बैंड को भी अगर आप हीट करना चाहते हैं तो इसमें वो भी पॉसिबिलिटी होती है। वरना फिर फ्लेम हीटिंग है, ये मैनुअल ऑपरेशन है, तो इसमें नॉन यूनिफॉर्म स्ट्रेसेस आने के चांसेस हैं। अब प्री हीटिंग करनी कितनी कितनी है? अगर तो आपके मेंबर की थिकनेस लेस देन 50 mm है, तो लेस देन 50 mm के लिए A इज इक्वल टू 4 टाइम्स T, बट मैक्सिमम 50 mm। 4 टाइम्स T, व्हाट डज दैट मीन? यानी अगर मेरा मेंबर है उसकी थिकनेस आ जाती है 10 मिलीमीटर, तो मैं कितना जा सकता हूँ? 40 mm तक, 4 टाइम्स। बट मैक्सिमम 50, अगर 50 करना चाहूँ 50 भी कर सकता हूँ, लेकिन उससे अबव नहीं जाना। ओके।
और जब ये थिकनेस आपकी बढ़ जाती है 50 mm से, तो फिर मिनिमम जो एरिया आपने प्री हीट करना है वो कितना होना चाहिए? 75 mm। और ये 75 mm आप कहाँ से लोगे? जहां जहां पे बेवल लगा हुआ है, यानी कि उसकी, ये देख रहे हो जिस तरह से ये कटिंग हुई हुई है ना, तो यहाँ से लेके यहाँ तक उसको मेजर करवा रहे हैं, यहाँ से लेके यहाँ तक मेजर करवा रहे हैं। सो दिस विल बी कंसिडर द एरिया। ओके, इज इट क्लियर? बैवल वाला एरिया नहीं है, पीछे वाला नहीं। नहीं, बेवल पे, बेवल वाला एरिया नहीं, ये वाला एरिया आपने करवाना, राइट। और इसको टाइम भी दिया जाता है अराउंड 2 मिनट, ताकि हीट जो है वो हर जगह पे इक्वलाइज हो जाए, ताकि जब आप मेजरमेंट करें तो आपको एग्जैक्ट और एक्यूरेट वैल्यू मिले। क्लियर? So that's all about the course. If you have any question regarding these topics, you can ask me. Okay, guys. So that's all about your CSIP 3.1 course. So wish you all best of luck.